आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के बीच एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 12 के पहला चैप्टर ईंट मनके और अस्थियां को लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने कल ही चर्चा किया था कि मैं एनसीईआरटी इतिहास के कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी चैप्टरों को कवर करूंगा। तो आज उसी कड़ी में कक्षा 12 के इतिहास के ईंट मनके और अस्थियां जो कि पहला चैप्टर है, इसको लेकर आया हूं। आज हम इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और चूंकि यह टॉपिक लंबा है, इसे एक वीडियो में अगर कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसे मैं 2 वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कक्षा 12 इतिहास का पहला चैप्टर ईंट मनके और अस्थियां। ईंट मनके और अस्थियां हमें किसी सभ्यता की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से हमें ईंट के भी साक्ष्य मिले हैं, जहां से हमें मनके के भी साक्ष्य मिले हैं और जहां से हमें अस्थियों के भी साक्ष्य मिले हैं? तो ऐसी सभ्यता भारत में थी हड़प्पा सभ्यता। ऐसी सभ्यता भारत में थी हड़प्पा सभ्यता। आज मैं इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के कुछ बेसिक फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के नजरिए से भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के भी दृष्टि से, जो आज महत्वपूर्ण फैक्ट है बेसिक हड़प्पा सभ्यता के, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के पहला प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमें जानकारी किसने उपलब्ध कराई? सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमें जानकारी किसने उपलब्ध कराई? तो वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई? सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के विषय में हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई थी किसने? इसका उत्तर होगा चार्ल्स मैसन। इसका उत्तर होगा चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई थी, परंतु इनकी जानकारियों पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। इनकी कही हुई बात पर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दिया। उसका कारण था क्योंकि उस समय तक भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना नहीं हुई थी। उसके बाद 1856 ईस्वी में ब्रंटन बंधुओं ने कराची से लाहौर रेल लाइन बिछाते समय यहां के ईंटों का प्रयोग रोड़ों के रूप में किया था। परंतु इनकी भी बातों पर इन्होंने भी कहा कि यहाँ पर कोई सभ्यता है, इसका उत्खनन कराया जाना चाहिए ताकि इसका इतिहास पता चले कौन सी सभ्यता है। परंतु इनकी भी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
क्योंकि उस समय तक भी भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना नहीं हुई थी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। चलिए, आपके बुक में नहीं है लेकिन फिर भी इस प्रश्न को मैं बता देता हूं, इसका उत्तर कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था। तो 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम जानकारी कब दी थी, यह प्रश्न पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में भी। तो 1873 ईस्वी में, हालांकि देखा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा नामक स्थल की 3 बार दौरा की थी। 1853 में भी की थी, 1856 में भी की थी और 1873 में भी की थी। परंतु 1873 में जब उन्होंने दौरा किया था तो उस पे एक लेख प्रकाशित किया था अपने हड़प्पा अनुभाग के रूप में, जो 1875 में प्रकाशित हुई थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी एकत्रित की, अब सोचिए कि 1873 ईस्वी में कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी एकत्रित की। कनिंघम ने यह बात प्रामाणिक रूप से कह दिया कि यहां पर कोई सभ्यता है, परंतु फिर भी हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन प्रारंभ होने में 50 वर्ष लगे लगभग। उसके बाद 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी ने, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। एक प्रश्न और है यहां पर कि भारतीय पुरातत्व विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसको लिख लीजिए यहां पे कि भारतीय पुरातत्व विभाग, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। भारतीय पुरातत्व विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अंतर्गत आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं। तो चलिए,
1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी उपलब्ध करा दी थी, परंतु उसके बाद भी हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन नहीं प्रारंभ हो पाया था। तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने प्रारंभ किया था? तो 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में यह प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की मुख्य नगर हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया था। उन्नीस सौ 21 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की मुख्य नगर हड़प्पा का उत्खनन किया था, उत्खनन प्रारंभ किया था। यहां पे प्रारंभ लिख लीजिए, उत्खनन प्रारंभ किया था। इसके बाद 1925-26 ईस्वी में माधो स्वरूप वत्स ने भी, यह भी प्रश्न पूछा गया था पिछले वर्ष की बोर्ड परीक्षा में था। जब मैं कॉपी चेक कर रहा था तो यह प्रश्न पूछा गया था कि माधो स्वरूप वत्स ने हड़प्पा नगर का उत्खनन कब किया था? तो 1925-26 ईस्वी में माधो स्वरूप वत्स ने हड़प्पा नगर का व्यापक उत्खनन किया था। इसके बाद 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर ने भी हड़प्पा का उत्खनन किया था। परीक्षा की दृष्टि से यह तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की मुख्य नगर हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया था। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की मुख्य नगर हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया था। उसके बाद 1925-26 ईस्वी में माधो स्वरूप वत्स ने भी हड़प्पा नगर का व्यापक उत्खनन किया था। उसके बाद 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर ने भी हड़प्पा का उत्खनन किया था। इसे आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम क्या हैं? हड़प्पा सभ्यता को हम
किन किन नामों से जानते हैं और उन नामों का उन नामों के पड़ने का कारण क्या है। तो हेडिंग बना लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम में पहला नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे का तर्क है कि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक नगर की खुदाई हुई थी, यह तो सभी को पता है, परंतु आजादी के पहले तक जितने भी हड़प्पाई स्थलों की खुदाई की गई थी उनमें से अधिकतर हड़प्पाई स्थल सिंधु नदी की घाटियों पर या सिंधु नदी के किनारे पाए गए थे। इसी कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है इसे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न में। इसे आप लोग लिखते भी जाइए। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक नगर की खुदाई की गई थी। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में। इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक नगर की ही जानकारी हुई थी। ठीक, इसके बाद एक नाम और है सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहने का कारण या कहने के पीछे का तर्क है कि आजादी के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा व्यापक रूप से हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की पहचान की गई और उसके बाद उसका उत्खनन किया गया। अब तक भारत में लगभग 1400 हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन किया जा चुका है। 1400 स्थलों के बारे में अब तक हमें जानकारी मिल चुकी है। तो आजादी के बाद जब व्यापक उत्खनन किया गया, 1400 लगभग स्थलों के विषय में जानकारी हुई है। तो उन 1400 स्थलों में से 1100 स्थल ऐसे थे जो कि गंगा यमुना के बीच, जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी, वहां पे उसके साक्ष्य मिले हैं। तो इसी कारण इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहते हैं। कई विद्वान तो केवल सरस्वती सभ्यता ही कहना इसे पसंद करते हैं, क्योंकि 1400 में से 80% लगभग 1100 स्थल ऐसे थे जो कि सरस्वती नदी के आसपास पाए गए हैं। इसे घग्गर या हाकरा नदी भी कहते थे सरस्वती को। वर्तमान में इसको घग्गर या हाकरा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद एक नाम और है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हड़प्पाई लोगों ने ही तांबे में टिन का प्रयोग करके, तांबे में टिन का मिश्रण करके कांस्य बनाया था। तो हड़प्पाई लोगों ने ही सर्वप्रथम कांस्य का प्रयोग किया था। इसी कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसको आप लोग
नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके पहले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमें जानकारी कैसे हुई? हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमें जानकारी कैसे हुई? हमें जानकारी कैसे हुई? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमें जानकारी कैसे हुई? तो इसका उत्तर होगा उत्खनन से। उत्खनन से। और उत्खनन की दो विधियां हैं, एक लंबवत है, लंबवत विधि, लंबवत विधि, और दूसरा है क्षैतिज विधि, और दूसरा है क्षैतिज विधि। यह दो विधियां उत्खनन की हैं, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो इसका उत्तर होगा त्रिभुजाकार। इसका उत्तर होगा त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमें जानकारी कैसे हुई? तो हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमें जानकारी उत्खनन से हुई। और उत्खनन की कितनी विधियां हैं? उत्खनन की दो विधियां हैं। कौन कौन सी? लंबवत विधि और क्षैतिज विधि। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो इसका उत्तर होगा त्रिभुजाकार। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि नोट करने में समय लगेगा और वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो इसका उत्तर होगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अगर 5-6 देशों को छोड़ दिया जाए, 7-8 देशों को, तो इतना आज के समय में पाकिस्तान की भी इतना क्षेत्रफल नहीं है। समझिए यह इतना विस्तार में फैला हुआ क्षेत्र था, इतना विस्तार में फैला हुआ यह सभ्यता था। तो इसका एक और प्रश्न बनता है कि इसका उत्तरतम बिंदु, इसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था? तो इसका उत्तरी बिंदु सबसे मांडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु इसका दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है, और सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु इसका सुतका गेंडोर था, सुतका गेंडोर है, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, और सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार कितना था? यह भी प्रश्न पूछा गया है।
तो पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार 1600 किमी था, और उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना था? तो उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार 1400 किमी था। 1400 किमी था। हड़प्पा सभ्यता में 1300 किलोमीटर का 1300 वर्ग किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र भी पाया गया है। समुद्री क्षेत्र भी पाया गया है। तेरह सौ वर्ग किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र भी हड़प्पा सभ्यता में पाया गया है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। शायद वीडियो में जयमाबाद दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, जयमाबाद। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला जो प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत कौन कौन से थे। जल्दी यह प्रश्न आपको टीचर बताते नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत कौन कौन से थे। हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत हेडिंग करके लिख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए, उत्खनन के दौरान मिली हुई या उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई पूरा वस्तु में जैसे आभूषण, मनके, मृत भांड, आवास, मोहरें, यह सब हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब एक प्रश्न और बनता है यहां पर, और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हड़प्पाई मुहरें प्राप्त हुई हैं वह किससे बनी होती थी। तो हड़प्पाई मुहरें सेल खड़ी या स्फटिक से बनी होती थी। और इन मुहरों पर प्रायः जानवरों के चित्र मिलते हैं, और कुछ ऐसे लिप में बातें लिखी गई हैं जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हड़प्पाई लिपि कौन सी थी और वह क्यों अपठनीय है, तो उसके भी विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। हड़प्पा की लिपि कौन सी थी? हड़प्पा की लिपि क्या है, यह प्रश्न है। हड़प्पा की लिपि क्या है? तो हड़प्पा की लिपि चित्राक्षर या पिक्टोग्राफ है। या पिक्टोग्राफ है। इसे कई विद्वान पढ़ने का प्रयास किया, परंतु अभी तक कोई भी
विद्वान या कोई भी व्यक्ति इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि यह लिपि संकेताक्षर है। यह लिपि ऐसी है कि पहले इस लिपि में मोहरों से जानवरों के चित्र बनाए गए, उसके ऊपर कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे करके संकेत बने हुए हैं। तो इन संकेतों में क्या लिखा है, इसे अब तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो हड़प्पाई लिपि चित्राक्षर या पिक्टोग्राफ है, जो कि अपठनीय है। इसे नोट कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हड़प्पा सभ्यता इतिहास के किस भाग में आता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास के 3 भाग होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसी तरह से प्राचीन इतिहास के भी 3 भाग होते हैं। वह कौन कौन से भाग होते हैं, वह कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल मतलब ऐसा काल जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसका लेखन, ऐसा काल जिसमें लेखन काल तो सॉरी ऐसा काल जिसमें लेखन कार्य तो प्रारंभ हुआ था, परंतु वह कौन सी लिपि में क्या लिखा गया है उसे अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। अब पठनीय होने के कारण उस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और जिसे पढ़ा भी गया है, उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता इसी क्रम में, हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लेखन काल प्रारंभ हो चुका था, चित्राक्षर लिपि में लिखी गई है, लेकिन क्या लिखा गया है अभी तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। तो इसी कारण हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद एक प्रश्न आपकी किताब में है, संस्कृति। संस्कृति क्या है? हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। तो उसका क्या कारण है, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है? तो संस्कृति एक ऐसे समूह की ओर संकेत करती है, एक ऐसे पूरा वस्तुओं की ओर संकेत करती है जो एक ही समय में एक ही कालखंड के दौरान एक ही स्थान से या उस स्थान से मिली जुली हुई स्थानों से कुछ पूरा वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो ऐसे पूरा वस्तु कौन से हैं? अभी बताए, आवास, मनके, मुहरे, मृदभांड। तो उसे ही हम संस्कृति कहते हैं, जो कि भौतिक स्वरूप से जुड़ी हुई होती है। आज भी हड़प्पा सभ्यता की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्रयोग हम आज भी करते हैं। सोचिए, हड़प्पा सभ्यता कब की सभ्यता थी? विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण, इस पे हम चर्चा करते हैं आगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार
हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। किन किन देशों में है? यह प्रश्न हो सकता है, इसको हेडिंग बनाकर लिख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान के कुछ शहर, अफगानिस्तान के कुछ शहरों तक, पाकिस्तान के कुछ प्रांतों तक तथा संपूर्ण भारत में फैला हुआ है, तथा संपूर्ण भारत में इसके अवशेष फैले हुए हैं। अब अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हो गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और संपूर्ण भारत में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार फैला हुआ है। अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वह है काल निर्धारण। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण क्या था? हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण इसे आप लोग हेडिंग बना लीजिए और यहां पर लिख लीजिए, आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था, परंतु काल निर्धारण को लेकर आज भी विद्वानों में बहुत मतभेद है। अनेक विद्वान अनेक काल निर्धारित किए हैं और जिनमें सबसे प्रमाणिक निर्धारण रेडियो कार्बन C14, रेडियो कार्बन C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। यह सर्वाधिक प्रमाणिक भी है। रेडियो कार्बन C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। यह सर्वाधिक प्रमाणिक भी है, यह सर्वाधिक प्रमाणिक भी है, सर्वाधिक मान्य भी है, क्योंकि काल निर्धारण को लेकर विद्वानों में आज भी मतभेद है। विभिन्न विद्वान विभिन्न प्रकार के विभिन्न काल निर्धारित किए हैं, जिस पर एक मत अभी तक कोई नहीं हो पाया है। तो रेडियो कार्बन C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। यह प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेडियो कार्बन C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण क्या था। तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक जो काल निर्धारण है वह आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार है। इसमें एक चीज और है, इसके दो चरण प्राप्त होते हैं, आरंभिक चरण और परवर्ती चरण। जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का आरंभिक चरण 2600 ईसा पूर्व है और परवर्ती चरण 1900 ईसा पूर्व है, लेकिन इसी दोनों चरणों के बीच एक चरण और आता है जिसे हम विकसित चरण कहते हैं। जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार 2600 ईसा पूर्व आरंभिक चरण है, तो 2600 के बजाय 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1900 के बजाय 2100 ईसा पूर्व तक का जो समय था वह विकसित अवस्था में था, वह विकसित चरण था। उस समय हड़प्पा सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए।
वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, क्योंकि डिटेल्स में बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों का कोई भी प्रश्न छूटे न। आप इस अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे जाएं, यही हमारा उद्देश्य रहता है। एक प्रश्न और है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि आपके रिलेटिव या आपके घर वाले या आपके बुजुर्ग दादा लोग जो भी हैं, यह प्रश्न पूछ लेते हैं और इसका उत्तर आप लोग नहीं दे पाते। अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर नहीं पता है। ईसा पूर्व और ईसवी किसे कहते हैं? ईसा पूर्व और ईसवी किसे कहते हैं? अधिकांश बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाते। तो चलिए इसे लिख लीजिए। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को ईसा पूर्व या बीसी बिफोर क्राइस्ट या सीई कॉमन एरा तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी या एडी एनो डोमनी या बीसीई बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। इसी प्रश्न में कई प्रश्न हैं। इसी प्रश्न के उत्तर में कई प्रश्न हैं। जैसा कि ईसा पूर्व किसे कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। बीसी क्या है? बीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट। और सीई क्या है? सीई का फुल फॉर्म क्या है? तो सीई का फुल फॉर्म कॉमन एरा है। उसके बाद ईसवी किसे कहते हैं? ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी कहते हैं। एडी क्या होता है? कई बार यह बच्चे पूछ लेते हैं, जब हम कोई सन जैसे लिख दिए कि 1756 एडी में फला घटना घटित हुई थी, तो बच्चे पूछते हैं कि सर एडी क्या है? एडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमनी। एडी का फुल फॉर्म होता है। और बीसीई जब ये सबसे आधुनिक नाम है बीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिफोर कॉमन एरा। यह बीसीई का फुल फॉर्म होता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अब हम अगले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से लेकर हड़प्पा सभ्यता के अंत तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
केवल टीचर्स क्लासवे के वीडियोज केवल देखेंगे और जितने मैं छोटे प्रश्नों पर या लघुत्तरी प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आप 60 से 65% मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि 60 से 65% प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी या फिर जो इवेंट आ जाता है घटनाओं का, जैसे आ गया कि 1926 में कौन सी घटना घटित हुई थी, हाँ 606 में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो इस तरह के 10 प्रश्न आते हैं, आप इसका अगर उत्तर दे देंगे और उसके बाद मैप का 10 नंबर का प्रश्न आता है, अगर उसे आप लोग उसे भी तैयार कर लें तो आराम से 65 से 70% मार्क आप इतिहास में ला सकते हैं केवल छोटे प्रश्नों को तैयार करके। तो इसलिए आपके नजरिए से यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और आप लोग इसे निरंतर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।